कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ खिड़कियों की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। गुलजार हौज के इस तंग गली में एक हवेली है जो 100 साल से बंद पड़ी है। लोग कहते हैं वो खाली नहीं, जिंदा है। उसकी दीवारें सांस लेती हैं, लकड़ी की सीढ़ियां धड़कती हैं और उसकी खिड़कियों में से कोई तुम्हें देखता रहता है। कहते हैं वहां एक लड़की रहती है, वही लड़की जो 100 साल पहले अपने कमरे से अचानक गायब हो गई थी। उसकी आखिरी झलक बस इतनी थी, सफेद कपड़े में लिपटी, बाल चेहरे पर बिखरे और होंठों पर आधी मुस्कान, लेकिन आंखों में मौत। जो भी उस हवेली में गया वापस आया ही नहीं, या फिर वापस आया लेकिन वैसा नहीं रहा। आज रात हम उस हवेली के अंदर चलेंगे और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ध्यान रखना, दूसरी मंजिल की खिड़की से नजर मत मिलाना। गुलजार हौज की पुरानी गलियों में, जहां दिन में भी धूप आधी ही उतर पाती थी, एक इमारत खड़ी थी जो बाकी घरों से अलग लगती थी। उसकी दीवारों पर समय की मोटी परत चढ़ी थी, दरारों के बीच काई उगाई थी और लकड़ी के खिड़कियों के पल्ले ऐसे चरमराते थे जैसे वो हर हवा के झोंके पर विरोध कर रहे हों। लोग उसे काला हवेली कहते थे, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसका कोई नाम नहीं था। कहते हैं लगभग 100 साल पहले एक अमीर व्यापारी हकीम अजहर अली ने यह इमारत बनवाई थी। उस समय ये जगह गुलजार हौज के सबसे रौनकदार हिस्से में मानी जाती थी। मसालों और इत्र की खुशबू से भरी गलियां और शाम को ढलते सूरज में सुनहरी चमकती दुकानें। अजहर अली का व्यापार दूर दूर तक फैला था। कहते हैं उसकी तिजोरी में सोने की ईंटें थीं और घर में इतने नौकर कि मालिक का नाम लिए बिना भी सब काम हो जाता। लेकिन धन के साथ साथ उसके जीवन में एक गहरा अंधेरा भी था। उसकी 16 साल की बेटी जोया बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद चुपचाप लड़की थी। पड़ोसियों ने कभी उसे बाजार में हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा खिड़की के पीछे से बाहर झांकते देखा। एक रात अचानक वो गायब हो गई। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में खुसर पुसर मची हुई थी। नौकरों ने बताया कि पिछली रात हवेली में चीख की आवाज आई थी, लेकिन जब वे जोया के कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और कमरा बिल्कुल खाली था। अजहर अली ने कई हफ्तों तक अपनी बेटी को ढूंढा। पुलिस, दरोगा, यहां तक कि जासूस बुलाए गए, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ नौकरों का दावा था कि उन्होंने हवेली के बेसमेंट में से रोने की आवाज सुनी थी, पर जब वहां गए तो वो आवाज दीवारों में खो गई। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि जोया को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। कोई कहता था उसने किसी पराई ताकत को नाराज कर दिया था, कोई कहता वो किसी परछाई के साथ भाग गई, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। उस हादसे के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में ऊपरी मंजिल की खिड़की से लाल रोशनी झलकती, जबकि वहां कोई लैंप नहीं था। नौकरों ने देखा कि खाली गलियारों में किसी के पायल की आवाज गूंजती रहती थी। एक एक करके सारे नौकर हवेली छोड़कर चले गए। अजहर अली भी धीरे धीरे बीमार पड़ गया। लोग कहते हैं उसकी आंखें हमेशा उसी खिड़की की तरफ देखती रहती थीं जहां आखिरी बार जोया खड़ी नजर आई थी। एक दिन वो भी हवेली के अंदर गायब हो गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उसके बाद ये हवेली बंद हो गई। साल दर साल धूल और सन्नाटे ने इसे घेर लिया, लेकिन लोग कसम खाकर कहते हैं कि आज भी अगर आप आधी रात को उस गली में खड़े हों तो दूसरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की आपको घूरती मिलती है। समय बीता और हवेली के बारे में लोगों की बातें बस एक पुरानी डरावनी कहानी बनकर रह गईं। लेकिन डर, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कभी पूरी तरह नहीं मिटता। साल 2024 की शुरुआत में एक परिवार ने गुलजार हौज के इस इलाके में घर खरीदने का मन बनाया। रवि मेहरा, 38 साल का, पेशे से बैंक मैनेजर, अपनी पत्नी श्रेया और 10 साल के बेटे अर्नव के साथ दिल्ली से हैदराबाद आया था। बैंक में तबादला हुआ था और उन्हें एक बड़े लेकिन सस्ते घर की तलाश थी। एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम शेखर था, उन्होंने हवेली दिखाई। मेरे हिसाब से आपको इससे अच्छा सौदा नहीं मिलेगा सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने कम दाम में, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी जिसे रवि ने नोटिस नहीं किया।
हवेली के बाहर खड़े होकर श्रेया ने एक पल को रुककर कहा, ये थोड़ी डरावनी नहीं लगती तुम्हें? रवि हंस पड़ा। अरे पगली, ये तो बस पुरानी है, रंगरोगन कर देंगे एकदम नहीं लगने लगेगी। अर्नव जो गेट के पास खड़ा था अचानक बोला, मम्मी, ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा है। श्रेया ने ऊपर देखा, खिड़की खाली थी। कुछ नहीं बेटा, बस तेरी नजरों का धोखा है, उसने उसे आश्वस्त किया, लेकिन उसकी रीढ़ में एक हल्की ठंडक उतर गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सीलन और ठंड ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पपड़ी सी उखड़ी हुई थी और हर कमरे में एक अजीब गंध थी, जैसे बंद अलमारी में सालों से रखे गीले कपड़े। पर घर का आकार, ऊंची छतें, लकड़ी की नक्काशी, सब इतना शानदार था कि डर को नजरअंदाज किया जा सकता था। शेखर ने जल्दी जल्दी हर कमरा दिखाया, लेकिन जब ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचे तो उसने कहा, वो हिस्सा फिलहाल बंद है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वहां जाने की। रवि ने भौहें चढ़ाईं। क्यों, ऊपर क्या है? बस पुरानी लकड़ी है, टूट फूट का डर है, उसने जवाब दिया और नजरें चुरा ली। 3 दिन बाद मेहरा परिवार ने डील फाइनल कर दी। शिफ्टिंग वाले दिन मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतें गली के कोने से हवेली को देखती रहीं, जैसे वो मन ही मन कुछ दुआएं पढ़ रही हों। एक बूढ़ी अम्मा ने तो श्रेया को रोककर धीमे स्वर में कहा, बिटिया, ऊपर वाली खिड़की से कभी आंख मत मिलाना। शाम तक सामान जम गया और घर में पहली रात का माहौल तैयार था। अर्नव अपने कमरे में खेल रहा था, रवि और श्रेया रसोई में सामान सेट कर रहे थे। लेकिन रात के करीब 11 बजे अर्नव नीचे आकर बोला, मम्मी, ऊपर वाली दीदी मुझे बुला रही है। श्रेया चौंकी। कौन दीदी? वो सफेद कपड़े वाली, खिड़की से हाथ हिलाया मुझसे। रवि ने हंसकर उसे डांटा, अरे बेटा, तुझे बहुत कहानियां सुनने की आदत हो गई है, जाओ सो जाओ। लेकिन उसी वक्त ऊपर से टिक 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 पायल की आवाज आई, साफ और धीमी। रवि ने ऊपर देखा, अंधेरा था, लेकिन खिड़की के कांच में जैसे कोई परछाई हिल रही हो। उस रात हवेली के चारों ओर सन्नाटा फैला था। गली के कुत्ते, जो आमतौर पर आधी रात तक भौंकते रहते थे, अजीब तरह से चुप थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में हल्की सी नमी घुली थी, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन आसमान में एक भी बिजली की लकीर नहीं थी। रवि और श्रेया ने अर्नव को उसके कमरे में सुला दिया। लाइट जलाकर सोना बेटा, श्रेया ने कहा, लेकिन अर्नव ने धीरे से जवाब दिया, ऊपर वाली दीदी ने कहा लाइट मत जलाना, वो अंधेरे में खेलती हैं। श्रेया का हाथ का ट्रे वहीं रुक गया। कौन दीदी अर्नव? वो खिड़की वाली। अर्नव ने ऐसे कहा जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। रवि ने हंसकर टाल दिया, बच्चों की बातें हैं, तू भी ना हर चीज दिल पर ले लेती है। लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसे साफ महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें कुछ कह रही थीं, जैसे सीलन भरी हवा में बहुत धीमे स्वर में कोई बुदबुदा रहा हो। रात के करीब 2 बजे श्रेया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, इतनी कि उसकी सांस सफेद धुएं की तरह दिख रही थी। उसने बगल में हाथ रखा, रवि बिस्तर पर नहीं था। रवि, उसने धीमे स्वर में पुकारा। कोई जवाब नहीं, लेकिन नीचे के हॉल से टिक 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 पायल की आवाज आने लगी, इस बार थोड़ी तेज। श्रेया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। हॉल में हल्का अंधेरा था, बस बाहर की स्ट्रीट लाइट से आती पीली रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थीं। वो पायल की आवाज अब बिल्कुल पास थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसके कान के पास से गुजरी हो। अचानक दाहिनी तरफ के गलियारे से सफेद कपड़े का एक कोना गायब हुआ। श्रेया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही बुदबुदाहट अब थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। ऊपर आओ, ऊपर आओ। इसी बीच अर्नव की चीख ने हवेली का सन्नाटा चीर दिया। मम्मी! श्रेया पागलों की तरह ऊपर भागी। अर्नव अपने बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा अर्नव सीढ़ियों के किनारे खड़ा था, हवेली की तीसरी मंजिल पर,
लेकिन बात ये थी कि हवेली में सिर्फ 2 मंजिलें थीं। श्रेया की सांसें तेज हो रही थीं। वो खिड़की से बाहर झुकी, आंखें फाड़कर देखने लगी। सीढ़ियों का एक सेट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, जिस पर अर्णव खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हवेली में तो सिर्फ 2 ही मंजिलें थीं। ऊपर से बाहर की तरफ कोई और सीढ़ी कभी नहीं बनी थी। उन्होंने घर खरीदते वक्त अच्छे से देखा था। अर्णव, नीचे आओ, श्रेया चीख पड़ी। अर्णव ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो किसी से धीरे धीरे बात कर रहा हो। श्रेया तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा, नीचे से रवि की आवाज़ आई, श्रेया रुक जाओ, वहां मत जाओ। उसने नीचे झांका। रवि हॉल में खड़ा था, हाथ में टॉर्च, चेहरा पीला पड़ा हुआ। ये सीढ़ियां असली नहीं हैं, रवि ने कांपते हुए कहा। मैंने अभी अभी देखा, वो ऊपर कहीं नहीं जाती, बस दीवार में ख़त्म हो जाती हैं। श्रेया ने मुड़कर देखा और उसका दिल थम गया। अभी जो सीढ़ियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं, वो धुंधली हो रही थीं, जैसे धुएं से बनी हों। और अर्णव धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। अचानक सीढ़ियों के अंत में एक दरवाज़ा दिखा, पुरानी लकड़ी का, जिस पर लोहे की जंग लगी चेन लटक रही थी। उस दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाल रोशनी झांक रही थी और किसी के गाने की धीमी आवाज़ आ रही थी। एक पुराना टूटा फूटा लोरी का धुन। श्रेया ने हिम्मत करके एक कदम और बढ़ाया, लेकिन तभी पूरा घर हिल गया। दीवालों पर दरारें पड़ने लगी और ऊपर से धूल गिरने लगी। रवि ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी का पहला पायदान छुआ, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उस लोरी की आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी। अब उसमें एक और आवाज़ जुड़ गई थी, दरवाज़ा खोल दो, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। अर्णव दरवाजे तक पहुँच चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्णव ने दोनों हाथों से उस पुरानी जंग लगी चेन को पकड़ा। उसके नन्हे नन्हे उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे आदेश दिया हो कि दरवाज़ा खुलना ही चाहिए। श्रेया और रवि ने एक साथ चिल्लाया, अर्णव रुको! लेकिन अर्णव ने चेन खींची और एक अजीब धातु जैसी चीख हवा में गूंज उठी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। ना, ये सामान्य अंधेरा नहीं था। ये ऐसा अंधेरा था जिसमें रोशनी खुद मर जाती थी, जहां आवाज़ें निगल ली जाती थीं, जहां हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमी हुई थी और उसके भीतर से किसी की तेज सांसें आ रही थीं। अचानक उस अंधेरे में 2 लाल चमकते बिंदु दिखे, आंखें। वो आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे तुम्हें खींचकर अंदर ले जाएंगी। अर्णव ने धीरे से कहा, मम्मी, ये हैं ऊपर वाली दीदी। और फिर एक लंबा बर्फ जैसा हाथ अंधेरे से बाहर आया और अर्णव की कलाई पकड़ ली। श्रेया पागलों की तरह दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अर्णव को छूना चाहा, वो हाथ दोनों को खींचने लगा। रवि ने श्रेया को पीछे से पकड़ लिया। मत जाने देना, अगर तू भी अंदर गई तो वापस कोई नहीं आएगा। अंदर से अब एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी आने लगी। वो हंसी धीरे धीरे पूरे हवेली में गूंजने लगी, हर दीवार, हर दरार से। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, इतना तेज कि पूरा घर हिल गया। सीढ़ियां गायब हो गईं और जहां अभी अभी अर्णव खड़ा था, वहां बस पुरानी दीवार थी। दीवार से खून की पतली सी लकीर नीचे बह रही थी और उस पर नाखून से गहरी खरोच में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे कि खिड़की से देखो। श्रेया ने कांपते हुए दीवार पर लिखे शब्दों को छुआ। उसका हाथ ठंड से सुन्न पड़ गया, जैसे उसने बर्फ की ईंट पकड़ ली हो। रवि ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हम खिड़की नहीं खोलेंगे, पता नहीं वहां क्या है। लेकिन उसी समय ऊपर वाली खिड़की अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गई। ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में भर गया और पर्दे पागलों की तरह लहराने लगे। खिड़की से बाहर झांकते ही श्रेया की आंखें फैल गईं। नीचे हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना टूटा फूटा आंगन था, जिसमें जमीन काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो, लेकिन सिर्फ जलने की गंध बची हो। उस काले घेरे के बीच एक पत्थर की मेज थी और उस पर कुछ रखा था। वो बच्चों के खिलौने थे, गुड़िया, लकड़ी के घोड़े, छोटी सी गेंद
और उनके चारों ओर लाल रंग से गोल घेरा बना हुआ था जिस पर अजीब सी आकृतियां खींची थीं। लेकिन सबसे डरावना ये था कि हर खिलौने पर किसी बच्चे का नाम उकेरा हुआ था। कुछ नाम आधे मिटे हुए थे, कुछ पूरी तरह साफ, और सबसे आखिरी खिलौना एक छोटी कार, उस पर उकेरा था अर्नव। श्रेया का दिल धक से रह गया। ये पहले से लिखा हुआ है। अचानक खिड़की के शीशे में उनका खुद का प्रतिबिंब दिखने लगा, पर वो सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। उसमें रवि और श्रेया के साथ एक लंबी सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा काले धुएं से ढका हुआ था। उसके हाथ में अर्नव की कलाई थी और अर्नव पूरी तरह बेजान बस लटक रहा था। उस औरत ने धीरे से फुसफुसाया, वो अब मेरा है, जैसे बाकी सब थे। श्रेया चिल्लाई और खिड़की से पीछे हट गई, लेकिन शीशा अचानक अंदर की तरफ टूट गया, जैसे किसी ने हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की हो। रवि ने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही उसने ताला लगाया, पीछे से पुराने लकड़ी के फर्श में खटखट की आवाज शुरू हो गई। वो आवाज सीढ़ियों से होकर ऊपर आने लगी, धीरे धीरे, एक एक कदम। वो ऊपर आ रही है, रवि ने फुसफुसाया। खट खट खट, हर कदम जैसे फर्श में धंसता जा रहा था। श्रेया और रवि एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। रवि ने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक बार टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में सीढ़ियों के पास एक परछाई नजर आई। वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, लंबी, झुकी हुई, सफेद कपड़ों में, और उसके पैरों के पास जमीन पर खून की पतली लकीर बन रही थी। तुम्हें पता है ये घर क्यों नहीं बिकता? आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे वो सीधे उनके कान के अंदर से आ रही हो। क्योंकि इसका मालिक अब भी यहीं है। श्रेया ने कांपते हुए कहा, तुम अर्नव को छोड़ दो, हम यहां से चले जाएंगे। वो परछाई ठहर गई। धीरे से उसने अपने चेहरे से काला धुआं हटाया और जो नजर आया उसने दोनों की रूह जमा दी। वो एक औरत थी, शायद 25-26 साल की, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ काला खालीपन था। उसके होंठ फटे हुए और दांतों पर ताजा खून के निशान। उसकी गर्दन पर मोटी सी रस्सी का निशान साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने उसे फांसी दी हो। उसने फुसफुसाया, मेरा नाम कमलिनी है और ये घर मेरा है। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम अर्नव को क्यों ले जाना चाहती हो? कमलिनी ने धीमी हंसी हंसी, क्योंकि 100 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझसे एक समझौता किया था। और फिर बिना रुके उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जिसने हवेली को श्रापित कर दिया था। 1925 में इस हवेली का मालिक था ठाकुर रघुनाथ सिंह। उसके पास दौलत तो थी, लेकिन औलाद नहीं थी। उसकी बीवी कई बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार बच्चा पैदा होने से पहले मर जाता। गांव में एक अफवाह थी कि पास के जंगल में एक औरत रहती है जो बच्चों की आत्माओं से बातें करती है, कमलिनी। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक थी और जो चाहे कर सकती थी, लेकिन कीमत लेती थी। ठाकुर ने लालच में आकर उससे सौदा किया, मुझे बेटा चाहिए और मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। कमलिनी ने बस एक ही शर्त रखी, तुम्हारा पहला बेटा मेरा होगा। ठाकुर ने यह सोच के हां कर दी कि बेटा तो मेरा ही होगा, मैं दे ही नहीं दूंगा। लेकिन जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ, उसी रात कमलिनी हवेली में आई और बच्चे को लेकर जाने लगी। ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे पकड़ लिया, गांव वालों को बुलाया और कहा कि यह चुड़ैल है। गांव वालों ने उसे पीट पीट के मार डाला और हवेली के पीछे उसी काले घेरे में जला दिया जहां आज भी वो पत्थर की मेज और खिलौने रखे हैं। मरते समय कमलिनी ने शपथ ली, जब जब इस हवेली में बेटा पैदा होगा, मैं उसे ले जाऊंगी, चाहे 100 साल लग जाएं। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्नब का नाम पहले से खिलौने पर लिखा होना अब सब समझ में आ गया था। कमलिनी ने धीरे धीरे अपने काले हाथ फैलाए, वादा निभाना पड़ता है ठाकुर के खून। और अगले ही पल ऊपर की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया और सीढ़ियों के ऊपर अर्नब की हल्की सी झलक दिखी, जैसे वो खुद चलकर उस खिड़की की तरफ जा रहा हो। अर्नब सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें पूरी तरह खाली, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। कमलिनी उसके पीछे खड़ी थी, अपने लंबे बर्फ जैसी उंगलियों से उसकी कलाई थामे हुए। श्रेया ने पूरी ताकत से चिल्लाया,
अर्नव, नीचे आओ। लेकिन अर्नव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस खिड़की की तरफ चलने लगा। उस खिड़की के बाहर हवेली का पिछवाड़ा और वही काला घेरा था जिसमें लाल आकृतियां और खिलौने रखे थे। कमलिनी ने धीमे स्वर में कहा, मां बुला रही है अर्नव, आओ। रवि ने जेब से पुराना लोहे का कड़ा निकाला जो उन्हें हवेली के तहखाने में मिला था। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया था, लोहे में चुड़ैलों की ताकत रुक जाती है। रवि ने कड़ा जमीन पर दे मारा। श्रेया, ये उसके पैर में बांध दो। श्रेया पागलों की तरह दौड़ी। कमलिनी ने उसे आते देख एक ऐसी चीख मारी कि हवेली के खिड़कियों के शीशे फट गए, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रात का अंधेरा अंदर बहकर आने लगा, जैसे पूरी हवेली में रात समा रही हो। श्रेया ने अर्नव को पकड़कर खींचने की कोशिश की। तू मेरा बेटा है, कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन कमलिनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली, ठंडी पत्थर जैसी पकड़, और श्रेया की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी रवि पीछे से आया और पूरे जोर से लोहे का कड़ा कमलिनी के पैर में डाल दिया। एक पल के लिए पूरी हवेली हिल गई। कमलिनी ने ऐसी चीख मारी जैसे किसी ने उसे जलते लोहे से छुआ हो। उसके पैर से धुआं उठने लगा और उसका चेहरा जो पहले काले धुएं से ढका था अब सड़ने लगा। त्वचा गलने लगी, हड्डियां बाहर झांकने लगीं। ये वादा अधूरा नहीं रहेगा। उसकी आवाज टूटने लगी और अचानक पूरा कमरा लाल आग की लपटों से भर गया। रवि ने श्रेया और अर्नव को खींचकर सीढ़ियों से नीचे धकेला। भागो! तीनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसकी लकड़ी से खून टपकने लगा। अंदर चारों तरफ से खिलौनों के छोटे छोटे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों बच्चे कमरे में दौड़ रहे हों। श्रेया ने अर्नव को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। तू किसी हाल में मेरा रहेगा। रवि ने दरवाजे को तोड़ने के लिए लकड़ी का एक बीम उठाया और जैसे ही उसने पूरा जोर लगाया, दरवाजा टूट गया। बाहर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। हवेली से निकलते ही ठंडी हवा ने उनके चेहरे को चीर दिया। तीनों, श्रेया, रवि और अर्नव, मिट्टी के रास्ते पर लड़खड़ाते हुए भागते रहे जब तक कि हवेली की परछाई पेड़ों के पीछे खो नहीं गई। उनकी सांसें तेज थीं, दिल अब भी डर से धड़क रहा था। श्रेया ने अर्नव को कसकर पकड़ रखा था, जैसे छोड़ते ही वो फिर गायब हो जाएगा। रवि पीछे मुड़कर देखने से बच रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नजर एक पल के लिए हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर पड़ी। वो खिड़की धीरे धीरे अपने आप बंद हो रही थी और बंद होते होते उस पर एक परछाई उभरी, लंबी, झुकी हुई, रस्सी के निशान वाली गर्दन के साथ। उस परछाई के होंठ हल्के से हिले। वादा अभी बाकी है। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरी इमारत ऐसे चुप हो गई जैसे कभी किसी ने वहां कदम ही ना रखा हो। जब वे गांव पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोककर कहा, तुम लोग हवेली से निकल आए, ये अच्छा हुआ, लेकिन बच्चा यहां मत रखना। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि आज रात उसके सपनों में हवेली आएगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह बस एक कहानी थी, तो आज रात अपनी खिड़की बंद करके सोना, क्योंकि शायद कमलिनी अभी भी किसी अधूरे वादे का इंतजार कर रही हो।